So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट हमने अपने लास्ट सेक्शन में स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, अब गोल्गी अपैरेटस की अगर हम स्टार्ट लें थ्रू इट्स डेफिनेशन, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? इट इज आप सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में आपके पास बिस्किट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके जी, बिस्किट की प्रोडक्शन की एक फैक्ट्री है आपके पास। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं उनके अंदर आप बिस्किट प्रोड्यूस है। फाइनली एक एरिया ऐसा आता है जहां पैकिंग होती है उन बिस्किट्स की। तो वो जो पैकिंग एरिया है वो बेसिकली हमारे सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा वेरी इजीली। क्या ये जो पैकिंग एरिया है सेल का, जहां पर हर चीज में आकर पैक होना है, वो हमारा गोल्गी बॉडी है। यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो इट इज द फिनिशिंग एट द पैकिंग एरिया बोले या ऑर्गेनली ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? फिनिशिंग एंड पैकिंग ऑर्गेनली है किसका? सेल का, या और या आप इसको बोल सकते हो फिनिशिंग एंड पैकिंग हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ओके जी। अब ये कहाँ मौजूद होता है? ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ मौजूद होता है? इसकी लोकेशन क्या है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके जी, बात समझ में आ गई। साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, फिनिशिंग एंड पैकिंग ऑर्गेनली है हमारे सेल का। दूसरी बात, इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है? बेसिकली इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है वो टू थिंग्स के साथ हमारे पास कंप्राइज हुआ है। और जो पहली चीज है आपके पास है वो है स्टेक्स, कंसिस्ट ऑफ स्टक्स। यानी कि इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी आपके पास गोल्गी बॉडी इसकी, वो स्टक्स लाइक होगी। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, इनके सिस्टर्नाए हो, इसके अंदर सिस्टर्नाए भी प्रेजेंट है। अब आप रिलेटेड कर रहे होगे कि टर्म को कि यार ये तो हमने अपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिलेट किया था, इसको डिस्कस किया था। क्या सिस्टर्नाए वही जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, क्या वही प्रेजेंट है गोल्गी बॉडी में भी? नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। गोल्गी बॉडीज के अंदर जो सिस्टर्नाए मौजूद है, इट इज टुगेदर आर वी कैन से दैट एसोसिएटेड विद द वेसिकल्स। ठीक है, इट इज associated with vesicles। इसको कभी भी कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर्नाई से। ठीक है, इसके अंदर ये अपना अलग स्ट्रक्चर रखता है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेक्स की जो हम बात करें तो वो क्या है? वो भी सिस्टर्नाई है, लेकिन फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टेक्स का। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स, यानी एक थैलियां होती हैं जो बिल्कुल चपटी यानी फ्लैटेड यानी चपटी, और मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन की बनी हुई, यानी इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर लेयर मौजूद होती है और वो एक पर्टिकुलर थैलियां बना रही होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्टक्स। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो उसका जो सिस्टर्नाए है वो किस तरह से बना हुआ है, उसका जो सिस्टर्नाए है वो फ्लैटेंड लाइक शेप है। दूसरी बात, उसके जो सिस्टर्नाए है वो एसोसिएट है विद द वेसिकल्स, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट इज फॉर्मिंग अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके है, ठीक है। अब आपको पता
होगा कि गोल्जी अपैरेटस की हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स आ जाती हैं। आप उसको 3 बेसिक टर्म्स में आप उसको तोड़ देते हो, या आप बोलेंगे उसके स्ट्रक्चर को हमने इसके 3 बेसिक टर्म्स में तोड़ा हुआ है। यहाँ पर लिख देते हैं कितने, हमने उसको 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स में जोड़ा हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पर हमने इसकी 3 टाइप्स बना दी। सबसे पहली सिस फेस, फिर मैं मीडियल गोल्जी, फिर ट्रांसफेस। हम लिख देते हैं सिस फेस, फिर आपके पास मीडियल फेस और ट्रांसफेस। आई होप कि आपने कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा सिस फेस का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके जो फंक्शंस हैं वो कैरी आउट होते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके नाम की डिस्कस करें कि इनके मल्टीपल नेम मौजूद हैं, अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं सिस फेस को। ठीक है, इसका पहला नाम क्या है आपके पास, फॉर्मिंग फेस। इसे आप फॉर्मिंग फेस भी बोलते हो, या आप इसे अगर बोले फॉर्मिंग फेस। अच्छा, बेसिकली इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज होती है गोल्जी अपैरेटस के अंदर जब वो इंटर होती है तो वो सबसे पहले सिस फेस को क्रॉस करती है, और वो फेस जो है उसे हम इसीलिए फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिसीविंग साइड। अभी हमने डिस्कस किया, क्यों, क्योंकि ये रिसीव करता है सबसे पहले, रिसीविंग साइड। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट या कोई मॉलिक्यूल आ रहा होगा उसको रिसीव करता है। दूसरी बात, हम इसे आउटर कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं। किसको, आपके गोल्जी अपैरेटस के सिस फेस को। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहली यानी सबसे बाहरी लेयर है आपके गोल्जी अपैरेटस की। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस भी बिल्कुल सेम होता है एज लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इसमें फर्क क्या है कि ये लाइक दैट। ठीक है, आप फील कर रहे होंगे कि इनकी कोई भी मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट नहीं हुई। ठीक है, इनके अंदर कोई इंटरकनेक्टिंग मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई गोल्जी अपैरेटस को हम इस बुनियाद पर डिफरेंशिएट करते हैं थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, दूसरा है हमारे पास मीडियल गोल्जी, उसे हम मीडियल साइड भी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कौन सा है दूसरा, यहाँ पर लिख देते हैं मीडियल गोल्जी, जिसे आप क्या बोलते हो, मीडियल साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में आता है, दरमियान में। ठीक है, इसीलिए हम इसको मीडियल साइड भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको सेंट्रल स्टक्स भी बोलते हैं, अभी अभी डिस्कस किया, क्योंकि ये बीच में है, सेंट्रल स्टक्स। Some people pronounce this stocks as the stacks. ठीक है, some people pronounce stocks and some people pronounce this word particular stacks. ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो प्रोनाउंस करना चाहें। तो जो मीडियल गोल्जी है वो हमारे सिस फेस के बाद आती है और वो बीच में होती है। बीच में किसके बीच में, सिस फेस के। और दूसरी बात, दूसरी टर्म अगर आप बोलो तो आपके पास क्या है, ट्रांसफेस। अच्छा, ट्रांसफेस के आपके पास नाम हो, ऑफ कोर्स है। क्या क्या नाम है, इसे हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको इरेज कर दें, यहाँ पर हम इसका पूरा ट्रांसफेस लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। वाई, क्यों, क्योंकि ये हमेशा मैच्योर गोल्जी में ही अपीयर होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे शिपिंग फेस भी बोलते हैं। क्या, हम इसे शिपिंग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज यहाँ पर बनकर आनी है वो सिस फेस से गुजरेगी, फिर वो मीडियल गोल्जी से गुजर के फिर वो जहां पर जाएगी, फिर ऑफकोर्स
ये जो एरिया है वो उसको शिपिंग करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा या उसको पार्सल आप बोल सकते हो। इसके अलावा हम इसे इनर कौन स्टॉक्स भी बोलते हैं, लाइक इनर स्टॉक्स यानी इनर कॉन्वेक्स, जो भी आप बोले आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक ये हमारे 3 नाम थे किसके, ट्रांसफेस के। अगर हम इसको स्टॉक्स के बजाय यहाँ पर लिख दें कॉन्वेक्स, तो ये भी बात सेम ही हो गई, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 फेसेस जिसके नाम सभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब इनका जो रोल है वो क्या है, इनके रिलेटेड की पॉइंट्स क्या हैं। जो सिक्स फेस है, बेसिकली इसका जो आप बोल सकते हो फेस जो है, या आप इसको बोलो कि इसका जो रुख जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, फेसेस टुवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने अपने लास्ट सबसेक्शन में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ उसका रुख होगा, या फिर न्यूक्लियस के करीब, और न्यूक्लियस के आपको पता है न्यूक्लियस से ही इरेक्ट हो रही होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उसी के तरफ इसका फेस होता है। अच्छा, इसको हम रिसीविंग ब्लड जो है वो रिसीविंग साइड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिसीव ब्लड फ्रॉम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो जो मटेरियल जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आना है वो गोल्गी apparatus का कौन सा फेस रिसीव करता है, ऑफ कोर्स इट इज सिस फेस, ओके जी। इसके अलावा अगर हम मीडियल गोल्गी का रोल देखें, अगर उसका फंक्शन देखें, तो वो क्या करता है, वो ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, यानी कि एडिशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की इनटू द नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसका फंक्शन क्या है आपके पास, ग्लाइकोसाइलेशन करवाना। अगर आपको याद हो, अगर आपने लास्ट सबसेक्शन में देखा हो, हमने जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था, तो उसका भी हमने फंक्शन यही पढ़ा था कि वो भी ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा था, जिसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बन रहे थे। इस बार कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोसाइलेशन को आप कंपेयर मत कीजिएगा, बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। पहले प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा कि वहां पर क्या हो रहा था ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर, के नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में से कोई पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों के दोनों क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उनमें से जो ग्लूकोज बनता है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपके पास पर्टिकुलरली प्रेजेंट होगा, ओके है, बट उसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की एडिशन होगी, जिसके आप देख सकते हो कि लिपिड्स के स्ट्रक्चर में आपको अक्सर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो वो एडिशन होती है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की। तो उस प्रोसेस को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ये तो बात हो गई मीडियल गोल्गी की। अगर हम बात करें ट्रांसफेस की, तो उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले अगर हम उसका रुख देखें, उसका फेस किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें समटाइम्स सिक्रेशन करवानी होती है, फेसिस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि इसमें समटाइम्स सिक्रेशन करवानी होती है, जो चीजें इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से या किसी और बॉडीज की तरफ से रिसीव होती हैं, ये उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर सेल के बाहर जरूरत है तो वहां पर भेजेगा, अगर सेल के अंदर जरूरत है तो ये उसको वहां पर भेजेगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसके सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट करवाता है वेजिकल्स थ्रू वेजिकल्स, इसीलिए हम इसको सेक्रेटरी
आप इसको बोल सकते हो लाइक सेक्रेटरी वेसिकल्स, या आप इसको ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हो। दिस बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ ग्रेन्युलर शेल समटाइम्स। तो ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्रेटरी करवाता है ये किसकी पर्टिकुलर कंपाउंड्स की, जो कि इसने रिसीव करनी है, जो इसने रिसीव की थी। ओके जी, तो ये हमारे पास तीनों फेसेस आ गए, उनके सारे के सारे रोल्स। ठीक है, अब बेसिकली पर्टिकुलरली आई होप कि आपको सबसे पहले तो ये बात याद होनी चाहिए कि इसके कितने फेसेस थे हमारे पास, तीन, सिस फेस, ट्रांस फेस, medial गोल्जी। ठीक है, ये तीन फेस है, जिसमें से पहला फेस हमारे पास सिस फेस है, सेकंड है मीडियल गोल्जी, थर्ड है हमारे पास ट्रांस फेस। ठीक है, और सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, रिसीविंग साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले रिसीव करता है किसी भी कंपाउंड को। इसके अलावा इसका फेस जो होता है या इसकी जो रुख होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, और कभी कभी ये न्यूक्लियस की साइड भी होता है। और इसके अलावा ये ब्लेब्स फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिसीव करता है, ब्लेब्स यानी सब मटेरियल्स इसको ये रिसीव करता है। इसके अलावा फिर ये मीडियल गोल्जी में इसको भेजा जाता है, और वहां पर इसकी अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर वो आ रहा है, तो उसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की एडिशन होगी। इसके बाद इनको भेजा जाता है ट्रांसफेस में, और बेसिकली वहां पर उसकी प्रॉपर पैकिंग हो जाती है, और उसको फिर यहाँ तक पैकिंग होकर आ रही थी ट्रांसफेस के अंदर, अब उसकी ट्रांसफेशन होगी, यानी कि अब वो डिलीवर होने के लिए रेडी हो चुकी है जो भी चीज आ रही है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सपोज कि आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ से इरेक्ट हो रही है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर ये मौजूद है, जिसके ऊपर आपके छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, और ग्रेन्यूल्स की मौजूदगी की वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे से आपको एक स्फेरिकल सरफेसेस आल्सो नजर आएंगे। अब यहाँ पर क्या होना है कि सबसे पहले आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है, कि जो न्यूक्लियोलस है आपका, वहां पर जो ये न्यूक्लियोलस है आपका, ठीक है, इसको हमने न्यूक्लियस के चैप्टर में डिस्कस किया था, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर आरएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो स्पेशली ट्रांसफर आरएनए जब वो राइबोसोम्स को यहाँ पर छोड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो उसके साथ साथ जो ट्रांसफर आरएनए है वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब्ड करके आता है, किससे, डीएनए से। और डीएनए से उसको सारा का सारा ट्रांसक्राइब कर आएगा। जब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ पहुंचेगा तो वहां पर ऑफकोर्सली फिर उसको राइबोसोम्स को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जब उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। और वो जो प्रोटीन है इट इज इन द इनिशियल स्टेप राइट नाउ, ये अपने इनिशियल स्टेप पर है, और ये जाएगी सीधा, ये आपके क्या है, गोल्जी बॉडीज है। ये आप देख सकते हैं कि ये फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स है, जिसको हम सिस्टर्नाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स है, गोल्जी अपैरेटस सिस्टर्नाई। अब यहाँ पर आई प्रोटीन, अब वो मुख्तलिफ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से परफॉर्म होके पर्टिकुलरली पैक होकर अगर उसने सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाना है तो वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, अगर उसने बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना है, तो वो किसी भी ऑर्गेनेली के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पास एक बेसिक एग्जांपल फॉर द प्रोटीन। देखें, सबसे पहले सिंथेसिस कहाँ हुई, राइबोसोम्स की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर हुई। प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोटीन की
सिंथेसिस कहाँ हुई आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, स्पेशली ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इसकी सिंथेसिस हुई। फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ, आपके गोल्जी अपैरेटस के अंदर। अब वहां पर आके मुख्तलिफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस से वो परफॉर्म होके पर्टिकुलरली फिर वो जब प्रोटीन आती है बन के फोर दिस इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये एक प्रॉपर प्रोटीन है, प्रॉपर प्रोटीन है। अगर इसकी जरूरत सेल से बाहर होगी तो इसको सेल से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर इसकी जरूरत सेल के अंदर होगी तो इसको सेल के अंदर ही रखा जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर जो राइबोसोम्स मौजूद है वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। ओके, उसके बाद फिर वो गया साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या था आपका, ये था आपका साइटोप्लाज्म ही है ना, ऑफ कोर्स, जहां पर कुछ नहीं वहां पर साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद वो गया कहाँ, गोल्जी अपैरेटस में। फिर वो जो प्रोटीन है अब वो प्रॉपर प्रोटीन बन चुकी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि गोल्जी बॉडीज के अंदर जो प्रोटीन आई थी उसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए थे डिफरेंट फेसेस के अंदर, जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब प्रोटीन की रिएक्शंस हो गए, डन है। अब वो प्रॉपर प्रोटीन बन चुकी है, अगर उसकी जरूरत बाहर होगी तो वो बाहर चली जाएगी, अगर उसकी जरूरत अंदर होगी तो वो अंदर ही रह जाएगी। इसके अलावा आपके पास सिस्टरनाई जो वर्ड है वो मे भी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसका एक इजीली कंपैरिजन देख लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसके अंदर, अगर आपको याद हो, ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर हम इन फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स को, इन फोल्डिंग लेयर्स को हम सिस्टरनाई बोल रहे थे, ठीक है। ये भी तो फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स हैं, फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स, बट ये भी हमें पास सिस्टर नहीं है, बट किसका सिस्टरनाई, ये है गोल्जी बॉडीज का सिस्टरनाई, और वो सिस्टरनाई किसका था, वो माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों प्रोसेस को आप आपस में इतना ज्यादा कंफ्यूज ना कर लीजिएगा कि आपको खुद को कभी समझ ना आए कि ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी सारे रिलेशंस दे देंगे। जब आज के बताएं प्रोटीन की जो रिएक्शन होनी है वो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टरनाई के अंदर होनी है या गोल्जी बॉडी के सिस्टरनाई के अंदर होनी है, तो ऑफ कोर्स प्रोटीन के केमिकल रिएक्शन जो प्रोटीन के साथ होने हैं वो सिस्टरनाई ऑफ द गोल्जी बॉडीज के अंदर होने हैं, नॉट अ सिस्टरनाई ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टरनाई ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास क्या परफॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बात आपने याद रखनी है, अच्छे से मेमोराइज करके रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के सिस्टरनाई के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है, बल्कि जबकि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट सिस्टरनाई के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग होती है और फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर सेंड कर दिया जाता है। आई होप कि आपको इसका स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी apparatus. Now let's discuss the functions of the Golgi apparatus. सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता है कि इसने क्या करना है, पैकिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। आप मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के उनकी पैकिंग करनी है और उनको फिनिश करना है और उनको सेंड करना है। अगर उसको बाहर जाना है तो उसको बाहर लेकर जाएगा, अगर अंदर ही रहना है सेल के तो उसको अंदर लेकर रहेगा। इसके अलावा वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी करता है प्रोटीन की, यानी कि अपने के बाद जो तब्दीलियां जो लाई जाती हैं बनने के बाद उसके अंदर भी इसका हाथ है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये पोस्ट ट्रांस नहीं, अगर आप इसको सेंट्रेस कंप्राइज करके लिखना चाहें तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस करवाता है, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाता है ऑफ प्रोटीन की। यानी इसके अंदर जो बनने के बाद जब कोई तब्दीलियां आने वाली होती हैं
कोई तब्दीलियों की नीड होती है तो ये उसके अंदर नीडी होता है। ठीक है, ये था फंक्शन हमारे पास गोल्गी बॉडी का। अगर हम इसको सिंपली देखें कि कहाँ कहाँ भेजा जाता है बनने के बाद प्रोटीन को, सबसे पहले तो आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आएगी, कहाँ जाएगी वो, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर जो कि अभी हमने डिस्कस की थी ट्रांसफेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में से वो जाएंगी कहाँ पर, गोल्गी बॉडीज के अंदर, गोल्गी, और वहां पर उसकी क्या होगी आपको पता है, उसकी मॉडिफिकेशन होनी है। आई होप कि आपको विजिबल हो। ठीक है, तो उसकी मॉडिफिकेशन होनी है और ऑफ कोर्सली मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो एक शॉर्टली सेंड कर दिया जाता है, और उसको सेंड कर दिया जाता है। अब उसको सेंड कहाँ कर दिया जाएगा, या तो वो लाइसोसोम्स के पास चला जाएगा, या तो वो आउट ऑफ द सेल, वो सेल के मेम्ब्रेन उसको, सेल से बाहर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, या आप उसको सिक्रीशन के अलावा उसको अगर अंदर रहना चाहे, स्टेज कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है ना प्रोटीन की स्टेज इनसाइड द सेल, तो फिर वो सेल के अंदर ही रहता है। इसके अलावा अगर हम लाइसोसोम की डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो उसके अंदर प्रोटीन जो है वो ऑटोफेगी करवाता है, फेगोसाइटोसिस करवाता है, कभी कभी वो डीजेनरेशन ऑफ द सेल भी परफॉर्म करवाता है। ठीक है, आपको पता है ऑटोफेगी क्या है, इसको हम इस डिटेल में स्टडी करेंगे इन द सबसेक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। ऑटोफेगी, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के अलावा ये क्या करवाता है, उसकी डीनेचुरेशन ऑफ द सेल, डीनेचुरेशन ऑफ द सेल। तो यहाँ तक था हमारा पूरा का पूरा गोल्गी अपैरेटस, जो हमने इसको डिटेल में स्टडी किया। आई होप कि आपको ये डिटेल लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपको मुलाकात होगी आपने नेक्स्ट सबसेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।